सरफेस जो लो पोटेंशियल पे। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अगर अब मैं ये कहूँ कि पॉइंट पी बॉटम सरफेस के ऊपर है और पॉइंट क्यू टॉप सरफेस के ऊपर है, और आपको पता है infinity, that will be infinitesimal small vector displacement from point P to point Q, where P has coordinates, you know that x, y, z, and Q has coordinates, you know that x plus d, x, y plus d, y, z plus d, z. बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा, तो बेटा हमें इतना पता, हम आम यानी कि इसमें ज्यादा मैथमेटिक्स या मुश्किल सोचने वाली बात नहीं है। ये हायर पोटेंशियल पे या लोअर पोटेंशियल पे है, तो जब हम इससे टॉप सरफेस पे जाएंगे, पॉइंट क्यू पे जाएंगे, तो क्या होगा? राइज होगा पोटेंशियल, और मैक्सिमम राइज इसी तरह होगा कि हम दूसरी सरफेस पे जाएं डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना? अगर इधर जाएंगे तो पोटेंशियल कोई चेंज नहीं मिलेगी आपको, इधर जाएंगे तो आपको मैक्सिमम चेंज मिलेगी। तो बेटा यही मैंने किया हुआ है कि dV maximum, the maximum change in the potential is that is equal to del V dot dl by definition, and that will be C2 minus C1, and that is the maximum change in the potential, the maximum increase in the potential. बात समझ आ रही है? तो बेटा अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो इसका क्या मतलब होता है? एंगल जीरो है। इसका मतलब हाँ एंगल जीरो है या दोनों पैरेलल है, यही है, ठीक है? तो बेटा डेल वी जो कोई भी है दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज डीएल। बात क्लियर है? यस सर। तो ये चीज, हाँ अभी भी एक चीज और रहती है जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्लियर हो जाए कि ग्रेडियंट क्या चीज है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या चीज है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है बेटा? यहाँ पे ओके, ये एग्जाम्पल है 1.3 जिसके थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, ठीक है? अच्छा बेटा मैसेज आया तो नहीं उसका कि ये मीटिंग खत्म होने वाली है? 5 मिनट रहते हैं। यस। अच्छा चलें, नो प्रॉब्लम, देखते हैं। बस मेरे साथ रहिए बहरहाल, अगर अचानक खत्म होगी तो बेटा मैं आपको ना नई मीटिंग का लिंक सेंड करूंगा, आप परेशान ना होइएगा। अच्छा बेटा लेट्स से हमारे पास ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द जी एक्सिस। अब जो यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जी, और बेटा ये पॉइंट पी याद रखिएगा ये एक्स वाई प्लेन के अंदर नहीं है, ये थोड़ा सा पेज से ऊपर है मेरी तरफ। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि बेटा ये पेज असल में 2 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन पिक्चर बनाना 2 डायमेंशन पेज के ऊपर इतना आसान नहीं है। मैं यूं समझ लें, इस फिगर को फॉलो करते रहे और मैं इस पेज से समझाने की कोशिश करता हूँ। यूं समझ लें कि इस कॉर्नर पे बेटा डॉट नजर आ रहा है रेड? जी सर आ रहा है। लगाया ये कॉर्नर पे, यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है? ये जो पेज का ये बॉटम हिस्सा है, दिस इज एक्स एक्सिस एज सजेस्टेड बाय दिस फिगर। ये जो पेज का ये हिस्सा है दैट इज द वाई एक्सिस एज सजेस्टेड बाय दिस फिगर। बात समझ आ रही है? तो बेटा जी जो होगा, जो जी डायरेक्शन होगी दैट विल बी आउट ऑफ दिस व्हाइट पेपर, दिस पेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरी तरफ पॉइंट करेगा जी। बात समझ आ रही है? जिसको हम फिगर में यूं शो करते हैं, फिगर में यूं शो करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये पेज एक्स वाई प्लेन में है, जी इज आउट ऑफ दिस, आउट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो बेटा ये पॉइंट यहाँ नहीं है, एक्स वाई प्लेन के अंदर नहीं है, ये थोड़ा सा इस पेज से मेरी तरफ है, हवा में। अब जाहिर है हवा में पेज ड्रॉ पॉइंट ड्रॉ करना मुश्किल है, इसलिए मैं सिर्फ बता ही सकता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? यस सर। ठीक है ना? इसको यहाँ पे हम शो ऐसे करते हैं, बुक में अक्सर ये फिगर बनी होती है 3 डायमेंशनल। इसको शो ऐसे करते हैं कि पी जो है वो तीनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जी। तो अंडरस्टूड है अगर पी एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, जी पे ना डिपेंड कर रहा है, जी जीरो, तो इसका मतलब यह है कि एक्स वाई प्लेन में है पॉइंट। लेकिन क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि पी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी, इसका मतलब है पॉइंट यहाँ कहीं पेज से ऊपर है मेरी तरफ, ठीक है?
आपके सामने भी अगर मोबाइल स्क्रीन है तो आपकी तरफ है, ऊपर की जानिब पॉइंट पी, हवा में, 3 डायमेंशंस में। बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसको एक तरीका फिगर ड्रॉ करने का यूं भी है कि ये मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया है कि ये पेज यहाँ से ऊपर की जानिब कहाँ पे है। आप गेस कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, ऐसे हवा में। बात क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ओरिजिन आपको पता है उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, x is 0, y is 0, z is 0, यू नो दिस। पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट है x y z। तो r is the position vector of point P. Position vector बेटा always start from origin. So this r is position vector of point P. तो बेटा आपने पीछे यानी मैथमेटिक्स में 6 7 का मैथमेटिक्स है क्या, 2 पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो आप वेक्टर लिख सकते हैं कि वेक्टर किसके इक्वल होगा? यस सर। इसके इक्वल हो, x into x unit vector plus y into y unit vector plus z into z unit vector. This will be the position vector of point P. बात क्लियर है बेटा? यस सर। और ये जो r यूनिट वेक्टर मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे बेटा, आप देख ही रहे हैं ये r यूनिट वेक्टर। तो बेटा r यूनिट वेक्टर एक्चुअली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस r वेक्टर, यानी इस r वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है। इसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं बेटा। बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा बेटा, अब आर वेक्टर का तो ये जो आर वेक्टर हमने लिखा है जो पोजीशन वेक्टर है, इसका तो ग्रेडियंट नहीं ले सकते। क्यों? अभी अभी हम डिस्कस करके आए हुए हैं कि ग्रेडियंट आप किसी स्केलर क्वांटिटी का, किसी स्केलर फंक्शन का, किसी स्केलर फील्ड का लेते हैं। तो दिस इज द वेक्टर, जाहिर इसका तो ग्रेडियंट नहीं ले सकते। तो बेटा हम क्या करते हैं कि हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे ले सकते हैं कि इस वेक्टर का अपने साथ ही डॉट ले लें, यानी आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, दिस डॉट द आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस डॉट द सेम, आपको पता है आप डॉट लेंगे तो आपके पास 9 टर्म्स टोटल आएंगी। उन 9 टर्म में से 6 टर्म 0 होगी, और यू नो द रीजन कि वो क्यों 0 होगी, पीछे भी अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। बात समझ आ रही है? सिर्फ 3 टर्म हाइड करेंगी। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो r आ गया दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ जाएगा। बात क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये r क्या है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और बेटा आसान जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या शो करता है, फिगर से क्लियर है। r is actually the distance of point P from the origin। समझ आ रही है? r मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है ना? आसान जुबान में, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेटा क्योंकि ये डिस्टेंस है, क्योंकि तो अब हम इसका ग्रेडियंट ले सकते हैं। तभी तो कहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस डिस्टेंस, देन आगे लिखा होगा ब्रैकेट में द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या है? पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। बात क्लियर है बेटा? आगे चले? यस सर, क्लियर। अच्छा, हाँ आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, क्या बेटा कि हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है डिस्टेंस का, आर का। तो बेटा पीछे हम डेफिनेशन
डिस्कस करके आए हुए हैं कि ग्रेडियंट ऑफ टी किसके इक्वल होता है, तो बेटा आप उसी डेफिनेशन को यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ आर किसके इक्वल होगा, partial r by partial x into x unit vector plus partial r by partial y into y unit vector plus partial r by partial z into z unit vector। बात क्लियर है? यस सर। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपको इस इक्वेशन में पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करना होगा, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई कैलकुलेट करना होगा, पार्शियल आर बाय पार्शियल जी कैलकुलेट करना होगा, जबकि आर गिवन है आपको पीछे। ठीक है, तो आप उस आर का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, और आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करता हूँ। तो बेटा बहुत ही आसान है, ये सिंपल सी पार्शियल डिफरेंशिएट के पास आप डिफरेंशिएट करेंगे आर को, तो आपके पास ये आएगा, कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी x divided by square root of x square plus y square plus z square and that is r, so your answer will be x by r। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, यानी पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स आपके पास आ गया x by r। अब बेटा इसी तरीके से आप चाहें तो पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई और पार्शियल आर बाय पार्शियल जी कैलकुलेट करें, लेकिन इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी सिमेट्रिक है। तो बेटा हम ये आर्ग्यूमेंट दे के, जो कि मैंने यहाँ दिए हुए भी है वो आर्ग्यूमेंट के एज फंक्शन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, तो बेटा इस क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ओके के similarly partial r by partial y will be y by r and partial r by partial z will be z by r। just इसको देखते हुए और सिमेट्री आर्ग्यूमेंट को देखते हुए हम लिख सकते हैं partial r by partial y by y is equal to y by r and partial r by partial z is equal to z by r। बात क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। ये सारी वैल्यूज उठा के पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स की, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई की, पार्शियल आर बाय पार्शियल जी की, यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, एक चीज बेटा नोट करें तो आपको जाहिर है डेल आर मिल जाएगा, सो डेल आर विल बी इक्वल टू, बेटा एक चीज नोट करें, यहाँ भी 1 बाय आर है, इस टर्म के साथ भी 1 बाय आर है, थर्ड टर्म के साथ भी 1 बाय आर है, तो मैं कॉमन ना ले लूं 1 बाय आर कॉमन। ठीक है, यस सर। अंदर आपके पास आ जाएगा x इंटू ये x यूनिट वेक्टर, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म से 1 बाय आर तो आपने कॉमन लिया हो, y इंटू वाई यूनिट वेक्टर, यू कैन सी हियर, और 1 बाय आर कॉमन लिया हुआ है, प्लस z इंटू z यूनिट वेक्टर, यू कैन सी हियर। बात क्लियर है बेटा? जी जी सर। सर। तो इसके अब जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है ये क्या है, ये आर वेक्टर नहीं है, वेक्टर है ना? तो मैं अगर इसको लिख दूं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड, तो कोई इतराज तो नहीं है? ओ सर। ठीक है ना? अब आए, इसका मतलब है डेल आर आपके पास आ गया, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, आर यूनिट वेक्टर। सो डेल आर आपके पास आ गया आर यूनिट वेक्टर। बेटा ये इस ग्रेडियंट ऑफ आर की डायरेक्शन बता रहा है। तो अब ये है कि अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लूं, इसका मैग्नीट्यूड लूं, तो बेटा क्या मुझे करना पड़ेगा, डेल आर डॉट डेल आर, उस वेक्टर के सीधे साथ डॉट लेना पड़ेगा, दैट विल बी डेल आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर 1 स्क्वायर रूट ले भी लें 1 का तो 1 ही आएगा, सो डेल आर मैग्नीट्यूड विल गिव यू 1। ये बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, इसके मीनिंग क्या है? अब सारी बात मीनिंग पे आ जाती है। हाँ बेटा, पीछे हम क्या कह के आ चुके हैं कि अगर किसी स्केलर हम ग्रेडियंट लेते हैं, जाहिर है वो वेक्टर कोई आता है, उसका फिर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो दैट मैग्नीट्यूड विल गिव द मैक्सिमम इंक्रीज इन दैट स्केलर क्वांटिटी, और जो यूनिट वेक्टर होगा ग्रेडियंट of that scalar quantity that will point in the direction of that maximum increase।
बात क्लियर है? तो बेटा इसका आप अगर मैग्नीट्यूड देखें तो 1 है, मीन द मैक्सिमम इंक्रीज इन द डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज ग्रेडियंट ऑफ आर डिस्टेंस, सो मैक्सिमम इंक्रीज, ठीक है, एंड द डायरेक्शन इज द रेडियल डायरेक्शन। अब मैं ये चीज समझाता हूं आपको, एक दफा फिर मुझे बेटा बैक जाना पड़ेगा, बैक पेज पे। माजरत बेटा, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज पता नहीं आपको कैसे आ रही होगी। सर बिल्कुल क्लियर ठीक आ आ रही रही है। है। अच्छा, तो बेटा आप ये देखें कि उसने ये बताया कि मैक्सिमम इंक्रीज जो है वो है, मैक्सिमम इंक्रीज जो है डिस्टेंस में वो 1 है, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में डिस्टेंस मैक्सिमम इंक्रीज होता है? रेडियल डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब है, बहुत आसान सी जुबान में, आप बेटा ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस तेजी से इंक्रीज करेगा ना। बात यस समझ सर। आ रही है? तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम डिस्टेंस इंक्रीज होता है इन रेडियल डायरेक्शन। बात ठीक है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या बनाता है? रेट ऑफ दैट मैक्सिमम इंक्रीज, ठीक है, कि इस रेट से वो इंक्रीज होता है। बात क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। मेरा ख्याल है कि ग्रेडियंट वाला जो आर्टिकल है, आपको इसके फिजिकल मीनिंग अब तो क्लियर हो जाने चाहिए। हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से कि ये चीज इस तरह है बेटा। वैसे तो हम आगे आप नेक्स्ट आर्टिकल शुरू कर सकते हैं, द डाइवर्जेंस, क्योंकि मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया हुआ था। मैंने सोचा था कि शायद अब मैं इसको भी क्रॉस कर लूँ, आपको आइडिया नहीं होता कि ऑनलाइन आप लेंगे तो घंटे में ये काम हो जाएगा। यही तो मेरा ख्याल था कि डाइवर्जेंस भी शामिल कर लेता हूँ, ये थोड़ा है काम तो लेकिन टाइम जो है ना हमारा क्लोज आ गया है। तो आप कहें तो डाइवर्जेंस भी स्टार्ट कर लेते हैं, या आप कहें तो हम अगले लेक्चर के साथ इसको मिला के कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली डाइवर्जेंस वाला आर्टिकल अभी खत्म नहीं हो, जितना मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ रात को, ये खत्म नहीं होता यहाँ पे। तो थोड़ा सा था, मैंने चले थोड़ा सा मैं डाइवर्जेंस भी पढ़ा लूँ शायद, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इसे कल नेक्स्ट आर्टिकल के साथ मिला के पढ़ लें बेटा यस सर, डाइवर्जेंस कल को। पढ़ लें। हाँ, कल मीन नेक्स्ट वर्किंग डे। हाँ बेटा, जी सर। आपका कोई सवाल हो इस ग्रेडियंट से मुतालिक तो पूछ सकते हैं। सर ग्रेडियंट को हम जस्ट इंक्रीज के लिए स्टडी करते हैं या डिक्रीज के लिए भी करते हैं? इंक्रीज के लिए, इंक्रीज के लिए बेटा, मैक्सिमम इंक्रीज इन दैट स्केलर क्वांटिटी, मैक्सिमम इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज के लिए। सर जो टाइम रेट ऑफ चेंज होता है वो तो समझ जाता है कि टाइम के रिस्पेक्ट से जो है वो कोई चीज चेंज हो रही है, हाँ लेकिन हाँ। स्पेस, जो स्पेस का चेंज है ये नहीं समझ आ रही कि क्या मतलब है इस बात अच्छा का। बेटा, क्या नाम है आपका? निशात सर। अच्छा, स्पेस क्यों नहीं समझ आ रहा? टाइम समझ आ गया? जी सर। अच्छा चलें बेटा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान से आसान मशवरा दूं। जी सर। अच्छा बेटा, लेट से कंचे खेले हैं कभी? जी सर। अच्छा, बहुत सारे कंचे लेके आप ऐसे फर्श पे फेंक दें, ठीक है। जब आप जी फर्श पे फेंकेंगी ना, तो बेटा कहीं पे कंचे ज्यादा होंगे, किसी जगह पे कम होंगे, किसी जगह पे बहुत ज्यादा होंगे। ऐसा ऑब्जर्व कर सकती है, आप सोच सकती है कि ऐसा हो सकता है, जी सर। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि फर्श पे मूव करके इन कंचों को इकट्ठा करें, ठीक है। अब फर्श पे बेटा जब आप मूव करते हैं, लेट से मैं उस फर्श को कहता हूं उस कमरे का कॉर्नर ओरिजिन है, एक साइड एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, इसका मतलब आप एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है। जी यानी सर। आप हर स्टेप, जो भी स्टेप उठाती है, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, या दोनों साइमल्टेनियस एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही होती है, ठीक है। जी सर। और कंचे भी आप मुख्तलिफ मिलते हैं आपको हर पॉइंट पे, कहीं से एक उठाती हैं तो कहीं से 2 उठाती हैं, कहीं से 4 उठाती हैं तो कहीं से 5 उठाती हैं। बात समझ आ रही है ना? जी यूं सर। तो नहीं खड़ी एक ही जगह खड़े होकर सारे कंचे उठा रहे, पूरे कमरे में फैले हुए फर्श पे, ऐसे नहीं ना होता। बात समझ आ रही है? जी ऐसा सर। सोच सकती हैं।
ठीक है ना। तो बेटा आपका क्या हो रहा है, कंचों की तादाद किससे चेंज हो रही है? आपके कदम लेने से। कहीं पे कदम लेती हैं तो एक ही उठा पाती हैं, कहीं कदम लेती हैं तो 5 उठा। बात समझ आ रही है? जी सर। तो क्या हुआ ये, दिस इज स्पेस रेट ऑफ चेंज। एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, कंचे भी चेंज हो रहे हैं। सर मेरा कंचे, क्वेश्चन है जी जी सर, बेटा पहले मुझे टेम्परेचर। उस बच्ची से पूछ लेने दें। आई एम रियली वेरी सॉरी, उस बच्ची से पूछ लेने दें। बेटा समझ आई बात की कि अभी भी नहीं समझ आई? सर जो फोर्थ डायमेंशन है वो तो टाइम है ना, तो बाकी जो एक्स वाई जी है वो स्पेस, हम उसको कहेंगे कि उसमें अगर चेंज आ रहा है तो स्पेस रेट ऑफ चेंज है। बिल्कुल बेटा, स्पेस स्पेस है। एक्स वाई जी स्पेस वेरिएबल्स है। वो चौथा वेरिएबल जो आपने बताया टाइम है। ठीक है, जी हम सर। यहाँ पे टाइम की अभी बात नहीं कर रहे, फिर टाइम की बात आएगी, अभी नहीं। ठीक है ना। तो जी सर। यहाँ पे हम स्पेस की बात सिर्फ कर रहे हैं कि स्पेस के लिहाज से ये चीजें चेंज हो रही हैं। ये जो डेल ऑपरेटर है, ये भी इसको कहते हैं यानी स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल, नॉट स्पेशल। स्पेशल मीन SPATIAL, स्पेशल। स्पेशल मीन स्पेस। ठीक है, तो ये स्पेशल ऑपरेटर है, यानी कि स्पेस वेरिएबल पे सिर्फ ऑपरेट होता है, ये टाइम पे ऑपरेट होता नहीं है। ओके सर। हाँ, कोई और सवाल हो बेटा? बात समझ आ गई है या नहीं? जी सर। हाँ, स्पेस के लिहाज से चेंज होगी, ये भी समझ आ गई कि स्पेस होगी कोई चीज। जी सर। ठीक है ना। चेंज, स्पेस के लिहाज से चेंज होने का मतलब है कि आपको प्रूव कर रहा है स्पेस के अंदर हर पॉइंट पे। जर आप पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे, यानी एक्स वाई जी डिफरेंट होंगे। तो एक्स वाई जी के चेंज होने से स्पेस के अंदर, और आपको कंचे भी मुख्तलिफ मिल रहे हैं। ठीक है, कंचों की तादाद स्पेस के लिहाज से चेंज हो रही है। अच्छा, और बेटा कोई? हाँ, अब आप बेटा पूछे। CR, मेरा ख्याल आप सवाल पूछ रहे थे, जी सर। क्वेश्चन पूछे बेटा। सर अगर एक रहा है और वो जो है इंक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए हम ग्रेडियंट जो है वो लगा कर चेक कर सकते हैं कि कितना इंक्रीज, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो फिर किससे हम जो है उसको फाइंड आउट करेंगे? ग्रेड बेटा कोई ऐसा है नहीं कि कोई आला है कि आप लगा के टेम्परेचर फाइंड करेंगे। वो तो ज़ाहिर है और आलात हैं, आपके पास टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये तो थ्योरेटिकली है कि आप कैसे थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको टेम्परेचर पता हो कि वो XYZ पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, तो आप उसका मैक्सिमम इंक्रीज फाइंड कर सकते हैं स्पेस में किसी भी पॉइंट पे। तो इसी तरह अगर डिक्रीजिंग स्लोप की बात की जाए फिर हम क्या यूज करेंगे? बेटा ग्रेडियंट जो है ना, ये डिक्रीजिंग है नहीं। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, ठीक है, आप लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड के देते हैं तो ये मैक्सिमम इंक्रीज देता है, डिक्रीज नहीं। ठीक है ना, ग्रेडियंट में डिक्रीज का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। ग्रेडियंट मैंने बताया ना कि मैग्नीट्यूड गिव्स यू द मैक्सिमम राइज इन दैट स्केलर क्वांटिटी, दैट स्केलर फील्ड, दैट स्केलर फंक्शन। ठीक है। ओके सर। हाँ, और कोई सवाल बेटा? कोई सवाल नहीं है? सर एक सवाल है और। जी जी पूछे पूछे। सर क्या हमने कभी 3D ऑब्जेक्ट देखा है? क्या देखा है? 3D ऑब्जेक्ट। हाँ, क्यों नहीं? 3D तो रूबिक आपको क्यूब मैं सर। कहीं दिखा सकता हूँ बेटा। आप जिस सर रूबिक कमरे में क्यूब। बैठी उस वक्त क्लास ले रही होंगी, ये 3D है। सर कोई भी ठीक है, 3D चीज भी आप जो अगर आपके पास बेटा हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है, 3D है। सर आ, लेकिन इसको देखें तो ये एक दफा 2D ही है, फिर दूसरी तरफ से देखें वहां से भी 2D है। नहीं बेटा, इस तरह नहीं है। जिस चीज की लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, हाइट भी हो, यानी बेस एरिया हो, हाइट हो, वो 2D नहीं होती, वो 3D होती है। ठीक है। सर हाँ, जो आप पेज है ना, आपका एक पेज, आपकी बुक जो है वो 3D है, लेकिन आप एक पेज फाड़ लेती है ना बुक से, वो 2D है।
ज़ाहिर है उसकी थिकनेस निग्लिजिबल स्मॉल है, यानी हाइट निग्लिजिबल स्मॉल है, तो उसकी विड्थ है या लेंथ है तो वो 2D है, लेकिन बुक बजाते खुद 3D है। सर देखिए, अगर मैं एक बलून को जो है वो फुलाती हूँ तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो भी हाँ वो हम देख सकते हैं। और अगर एक सॉलिड स्फीयर है उसका मैं डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करती हूँ तो इन दोनों में हमें फर्क तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा जो है वो उसकी विड्थ इंक्रीज कर रही है या हम डिस्टेंस आगे कर रहे हैं। दिखाई तो हमें स्फीयर भी जो है वो एक दफा हमें 2D ही दिखाई देगा। बेटा कैसी बात कर रही हैं। मैं यानी कि आपकी इन सवालों की वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई छोटा भाई अगर कोई बीकन हाउस सिटी स्कूल कोई AGS में पढ़ता है तो उसकी साइंस खोल के पढ़े। बेटा ये बॉल को आप कैसे कह रहे हैं कि आपको 2D नजर आएगा, बॉल 3D नजर आता है हमें। हमारे लिए मसाइल हो जाए अगर रब ने हमारी आंखें ऐसी बनाई हो कि हमें 3D भी 2D नजर आ रही है, तो ये फिर हमारी नजर का ही फॉल्ट हो सकता है। मुझे तो 3D चीज 3D नजर आती है। थ्री डी चीज मुझे 3D नजर आ रहा है। बेटा अगर आपको 2D नजर आती है 3D चीज, अपने आंखों को किसी आई स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं। मुझे 3D नजर आती है। सर हेलो, हाँ बेटा ये 3D चीज तो 3D नजर आती है। आप कमरे को देखते ही दूर से भी देखें चाहे पास से देखें, आपको वो कमरे की कोई हाइट भी नजर आएगी, विड्थ भी लेंथ भी नजर आएगी। ठीक है, अगर मुझे कमरा फ्लैट नजर आए यानी कि बिल्कुल फर्श ही नजर आए कि ये भी फर्श है, छत्ते मुझे नजर आ ही नहीं, हाइट है ही नहीं, दैट इज मीन के अमेजिंग। मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस पे तो एक मूवी बननी चाहिए कि ऐसे कोई मूवी हो जिसका कैरेक्टर हीरो जो है उसको 3D चीजें 2D नजर आए, तो ये तो इंटरेस्टिंग मूवी होगी। बात समझ आई है बेटा कि नहीं? 3D चीजें 3D नजर आती है। जी सर। ठीक है ना, बात क्लियर है या नहीं? आप जी जरा सर। अपने घर में ऑब्जर्व कीजिएगा गौर से, अपने बेड को देखिएगा ऐसे, बेशक दूर से खड़े होके या पास से खड़े होके कि मेरे जिस जो बेड है कमरे में उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। अगर इसमें से कोई एक चीज भी आपको नजर ना आई तो फिर मैं मान लूंगा कि वाकई आपको 3D चीजें 2D नजर आती है। सर देखिए, जिस तरह मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, मुझे सिर्फ इसकी एक्स एक्सिस में लेंथ नजर आ रही है बेड की, और यहाँ वाई एक्सिस में हाइट नजर आ रही है। बेटा वो कोई बहुत ही खास एंगल होगा कि लेंथ सिर्फ नजर आए, लेकिन वो भी लेंथ नजर आ रही हो एक साइड से बंदा देखे भी तो बेटा विड्थ ना भी नजर आ रही हो तो हाइट जरूर नजर आ रही होती है। जी सर। बहुत ही खास एंगल है कि जिस पे आपको ना नजर आ रहे, अदरवाइज यानी कि 3D चीज 3D नजर आती है, आपको पता होता है ये 3D है। जी सर। बात समझ आ रही है? हाँ, पेपर पे आपको 2D नजर आ सकती है कि पेपर पे आप टेबल बनाए उसका साइड पोस्ट तो शायद आपको सिर्फ लेंथ और हाइट नजर आए, उसकी विड्थ नजर ना आए, लेकिन आम हालात में तो बहुत वो रेयर एंगल होता है कि जिस पे वो 2D नजर आए, अदरवाइज 3D चीजें 2D नजर आती है। और कोई सवाल बेटा किसी का? ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ नाइस वीकेंड। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर।